हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर सीरीज। और हम यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं GS1। और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स मूव फर्दर इन दिस वीडियो। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। In the Government of India Act 1919, the function of the provincial government were divided into reserved and transferred subjects. Which of the following were treated as the reserved subject? जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज था, एक कंट्रोवर्शियल चीज़ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने क्या किया था, फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड में। जो रिजर्व थे वो गवर्नर अपने पास रखा था, गवर्नर जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करते थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, उनको दिया जाता था। तो उसमें से यूपीएससी पूछ रहा था है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आता है, यानी जो ट्रांसफर किया था गया था। अब अंग्रेज है तो चीज़ें सिंपल, तो यहाँ भी ऑल्दो द क्वेश्चन हिस्ट्री का है, बट इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे ब्रिटिश है तो ऑब्वियसली वो जब इंडियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो फंक्शन देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट या पावरफुल फंक्शन नहीं देगा। वो जनरली वैसे फंक्शन उसने दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कि लोकल लेवल की चीज़ें थे, जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और जो मेन चीज़ें थी, जो बड़े लेवल की चीज़ें थी, वो अपने पास रख ली थी। जो इंपॉर्टेंट थे जैसे कि रेवेन्यू से, पैसे से रिलेटेड रेवेन्यू था, पुलिस था। सो उस बेसिस पर अगर किसी को कॉन्सेप्ट भी पता है, एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा रिजर्व में था, कौन सा ट्रांसफर में था, सो ही विल बी एबल टू सक्सेसफुली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब देखो, इसमें पुलिस है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आज भी इंडिपेंडेंट इंडिया में जो यहाँ की यूनियन टेरिटरी में एटलीस्ट पुलिस को सेंट्रल खुद के अंडर में रखता था, वो तो ब्रिटिश के टाइम था। तो पुलिस कंफर्म है कि रिजर्व लिस्ट में थी। अगर पुलिस कंफर्म है, तुमको पता है कि रिजर्व लिस्ट में थी, ठीक है, रिजर्व लिस्ट में थी। अब लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड पार्ट था, तो ये भी रिजर्व लिस्ट में था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या करेगी ब्रिटिश, ठीक है, तुम्हारा अपना पंचायती सिस्टम है, तो ये ट्रांसफर्ड में था। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 ट्रांसफर्ड में था, तो यानी कि 2 के जो ऑप्शन है वो गलत है, और तुम्हारा आगे आंसर। तो बेसिकली अगर किसी को दूसरी नहीं भी पता है, अगर ये भी पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड लिस्ट में था, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर्ड में था, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। या अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है तो ही विल नो दैट द पुलिस हुआ, रेवेन्यू हुआ, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी ब्रिटिश बेसिकली अपने अंडर ही रखते थे। तो वो तुम्हारे रिजर्व सब्जेक्ट में थे, ऐसे सब्जेक्ट जो गवर्नर अपने अंडर रखता था, इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देता था। तो आइदर वे ये एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत फेमस है, ये डायरकी का सिस्टम बहुत फेमस है। व्हेन वी विल स्टडी द सिलेबस यू विल गेट टू नो। और उसके बाद एलिमिनेशन से भी हो जाएगा और डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल भी हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। इन मेडिवियल इंडिया द टर्म फैनम रेफर्स टू। अब मेडिवल इंडिया में, अब देखो हिस्ट्री इंडिया का हम पढ़ेंगे तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पुराने वैदिक टाइम की इंडिया हो गई, या इनफैक्ट जो अशोका के टाइम की इंडिया है, उन सबको एंशिएंट में हम ट्रीट करते हैं। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब एंशिएंट का पार्ट है। मेडिवल में बेसिकली जब से वो सल्तनत और अकबर और जो मुगल्स, इन सब की जो मतलब 1000 AD के बाद की जो पीरियड है वो मेडिवल टाइम होती है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो बेसिकली तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, और जब से वो यूरोपियंस आने शुरू हो गए उसके पार्ट को नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री में हम कंसिडर करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का है। एंड विद दिस आई वांट टू डिस्कस कि जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो इस तरह के ना बहुत सारे टर्म्स होंगे। उसमें से कुछ टर्म्स होंगे जैसे किसी जुडिशियल पर्सन को क्या कहते हैं, या जो मान लो अशोका ने किसी को अपॉइंट किया तो उसका नाम क्या था। साउथ इंडिया में फॉर एग्जांपल बहुत बार पढ़ोगे कि इरिगेशन सिस्टम जो टैंक्स बनाते हैं उनका कुछ नाम था। तो यूपीएससी बहुत बार इस तरह के जो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या
मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये टर्म्स किस चीज़ को कहा जाता है। तो अब जिसकी जिसकी मेमोरी अच्छी है उनके लिए ये क्वेश्चन इजी होगा, और जिसको याद बात करना उतना डिफिकल्ट है उसके लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट होगा। सो अगेन ये टिपिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फानम अगर क्या है, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। जनरली आई गेस ये क्वाइन से रिलेटेड है, बट अगेन हिस्ट्री है। सो द आइडिया इज नॉट टू गिव यू द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, द आइडिया इज टू डिस्कस कि आखिर ये क्वेश्चन किस मतलब कैसे मतलब आंसर कर सकते थे, और जब तुम सिलेबस पढ़ोगे तो कौन कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा क्या रे यूपीएससी में रटना नहीं पड़ता है, चीज़ें याद नहीं पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि ये टर्म किसके लिए यूज़ हुआ था। तो इसलिए जब तुम एंशियंट किसी लिटरेचर के बारे में पूछ देगा, बुक के नाम के बारे में पूछ देगा, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं खासकर जैनिज्म बुद्धिज्म के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कोई जैसे जुडिशियल ऑफिसर कोई अपॉइंट करता था, या अकबर जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जो ऑफिशियल्स अपॉइंट करता था उनको क्या कहते थे, किसके इसमें थे, अगर किसी का टैक्सेशन सिस्टम का कोई डिफरेंट नाम था, या एग्रीकल्चर को कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी पर्टिकुलर किंगडम में कुछ और नाम से जाना जाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जस्ट ट्राई टू रिटेन। ये ऐसा नहीं है कि अगर बैठ के लिस्ट बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा होगा, बट एटलीस्ट सिलेबस में जितना आएगा तो जस्ट मेक वी विल ट्राई टू मेक अ नोट, और फिर बार बार उसको रिवाइज करो। और प्रीलिम्स ये सब मेंस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि मेंस में वी गेट टू सेलेक्ट कि हम क्या लिखना चाहते हैं। अगर बुक का नाम लिखना है तो बहुत सारे बुक में तुमको जो याद है वो लिख दो, बट प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकता है। बट अगेन द एडवांटेजेस कि तुम्हारे सामने आंसर होते हैं, तो अगर कभी सुना भी हो देखा भी हो तो यू कैन मतलब रिकॉल द आंसर। तो ठीक है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि मतलब हिस्ट्री इज मतलब आई फील पर्सनली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तुमको याद करनी पड़ती हैं हिस्ट्री, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी होती हैं, कुछ याद करनी भी पड़ती हैं। तो दैट्स वाई हिस्ट्री एटलीस्ट इन यूपीएससी रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रिविजन। जैसे इकोनॉमिक्स तुम एक टाइम के जस्ट कॉन्सेप्ट समझ के भी काम चला लोगे, वहाँ पे देख के याद आ जाएगा, बट हिस्ट्री में रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिविजन हुआ, नोट्स मेकिंग हुआ, ये हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। अब फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग। देखो जब भी मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो जनरल पूछती है। अगर कुछ साल के पेपर उठा के देखोगे, वरना यूपीएससी वन ऑफ द वे है यूपीएससी का, इसलिए सारे सिलेबस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है कि वन ऑफ द वे यूपीएससी अपना डिफिकल्ट पेपर बनाता है। इस लाइक कि वेटेज भी बहुत बार रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल किसी ईयर पॉलिटी के सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे, किसी ईयर पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी ईयर हिस्ट्री के सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे, किसी ईयर हो सकता है मतलब 16-17 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछते हैं। सो दैट्स वाई गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द टॉपिक्स, एंड जो भी इस सिलेबस का पार्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रीडम फाइटर, नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फ्रीडम फाइटर हैं हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बरिंदर कुमार घोष हैं, जोगेश चंद्र चैटर्जी हैं, और रास बिहारी बोस हैं। Who of the above were actively associated with गदर पार्टी? जब when we will study about history, गदर पार्टी एक इम्पॉर्टेंट थी ग्रुप जो इंडिया ने फॉर्म किया था यूएस में, आई गेस नेशनल मूवमेंट को करने के लिए, इंडिया में एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो वी विल स्टडी अबाउट इट। बट ये क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, आई न्यू कि ठीक है रास बिहारी बोस कंफर्म थे गदर पार्टी में, तो इसका मतलब कि मेरा या तो ऑप्शन 3 सही है, सी सही है, या डी सही है। अब मुझे ये देखना था कि बृजेंद्र कुमार घोष हैं कि नहीं, बरिंदर कुमार घोष हैं कि नहीं, बट मतलब आई वॉज मतलब ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा था कि जब मैंने पढ़ा था तो बरिंदर कुमार घोष नहीं थे। मोस्ट प्रोबेबली ये वेस्ट बंगाल के किसी मूवमेंट से रिलेटेड थे, बट गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। तो दैट्स व्हाई आई थिंक द डी इज द राइट आंसर। सो देखो इसमें चीज़ें सर्टेनिटी से पता है। जैसे मुझे रास बिहारी बोस पता था, तो आई वॉज एबल टू नैरो डाउन टू 2 ऑप्शंस। तो बहुत बार यूपीएससी में एकदम आप सिचुएशन है, तुमको पता है कि जितने क्वेश्चन किए हैं नहीं हैं, तो उस टाइम तुक्का मारने के लिए 4 में से अगर चारों नहीं आता है, उस टाइम तुक्का मारोगे तो बहुत बार होता है कि ऑलमोस्ट तुम्हारे सही होने के बस तुम्हारे
25% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो 50% 50-50 बात हो जाता है। ऑल्दो वो बात अलग है, तुम जो क्वेश्चन मार्क करके आओगे वो गलत ही होगा 50-50 प्रोबेबिलिटी में, बट जस्ट इन द केस अगर रिस्क लेने की जरूरत हुई तो इस तरह से वी कैन डू इट। सो दैट्स वाई व्हेन वी विल स्टडी, तो जो भी तुम्हारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो गदर पार्टी हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे HRA फॉर्म किए थे जो भगत सिंह, HSRA किए थे, वो सारी चीज़ें, जो भी ग्रुप्स फॉर्म किए थे इंडियन फ्रीडम फाइटर में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे वो मतलब लीगल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको ब्रिटिश रिकॉग्नाइज करता था, या अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थे, जो भी वी विल स्टडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, या कोई भी ट्राइबल अपराइजिंग था उसका लीडर, उसके लीडर कौन थे, सो दैट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन कि गदर पार्टी के फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विद द रेफरेंस टू प्रोपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन लास्ट यहाँ पे लास्ट जब ब्रिटिश इंडिया को ऑलमोस्ट छोड़ने वाले थे तो बहुत सारे मिशन आए थे डिफरेंट, जैसे क्रिप्स मिशन था, साइमन कमीशन था, या एक कैबिनेट मिशन आया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सिलेबस का, एंड वी विल स्टडी ड्यूरिंग द सिलेबस। सो क्रिप्स मिशन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुमको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता है तो नहीं आता होगा, बट फिर भी देखते हैं कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो जैसे कि इसके क्वेश्चन में था, जस्ट डोंट रटो मत कि मतलब रिजर्व और ट्रांसफर में कौन कौन है, ऐसे तो कभी याद नहीं रहेगा, वहाँ पे इधर उधर हो जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट समझे कि रिजर्व में इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी थी अपने पास, ट्रांसफर में लोकल लेवल की चीज़ें जो उतनी वैसे मनी से रिलेटेड नहीं है, पुलिस पावर या जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, वो दे दी थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, विद द रेफरेंस टू प्रोपोजल क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली फॉर्म होगी, क्रिप्स मिशन कहता था कि वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको पता है कि प्रोविंशियल असेंबली जब बनी है तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं, वहाँ इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। सारी लड़ाई तो जो कांग्रेस पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो था मतलब मेन पार्टी थी जो नेशनल मूवमेंट लीड कर रही थी, तो उसमें पता ही है कि सारी लड़ाई ही इस बात की थी कि राजा रजवाड़े नहीं चलेंगे, इलेक्शन होगा और इलेक्शन की चीज़ें होंगी। तो जो प्रोविंशियल असेंबली थी वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये था कि वहाँ से इलेक्टेड मेंबर आएंगे, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे बट वहाँ इलेक्टेड। और हाँ, प्रिंसली स्टेट में चूंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जिसमें राजा रजवाड़ों का सिस्टम था, वहाँ इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, तो वहाँ था कि वहाँ के चूंकि इलेक्शन नहीं होती है, राजा की अथॉरिटी है, इलेक्शन करोगे फिर आदमी की अथॉरिटी हो जाएगी, तो प्रिंसली स्टेट में राजा की अथॉरिटी थी, तो वो नॉमिनेटेड बंदे भेजेंगे और जो प्रोविंशियल असेंबली थी वहां से इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बंदे आएंगे। तो ये तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो यू विल नो दैट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड बंदे आएंगे। Any provincial provinces which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding the future। हाँ, ये मुझे पता था कि ये उसमें था। जनरली इस तरह के जनरल चीज़ें जो मतलब अपीयर होंगी कि बहुत उदारता वाली बात है, वो ब्रिटिश रखता था कि जिसको नहीं मन है, कोई फोर्सफुल नहीं है, वो ज्वाइन नहीं भी कर सकता है। सो आई नो दिस इज ट्रू, तो बेसिकली सेकेंड ऑप्शन वेलकम। सो जस्ट नॉलेज अगर चीज़ें आती हैं तो भी पता है, बट इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर असेंबली है तो वहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड मेंबर होंगे। अगर प्रिंसली स्टेट है तो वहाँ राजा का अभी भी चलता है, तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं हो सकते, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ठीक है, 54, 55, let's see, go through the question number 55. With reference to the Indian history, consider the following. अब नेटी पकड़ना है, परिशिष्टा पर्वन है, अवादनशतका है, और त्रिशाश तिलक्षणा महापुराना है। ठीक है, ये चार तुम्हारे इसमें से ये टेक्स्ट हैं, बुक हैं इंडिया के। इसमें पूछ रहा था कौन से जैन टेक्स्ट हैं। अब अगर तुमको पता है, क्योंकि जब व्हेन वी विल स्टडी मतलब वेल वी स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म एक मेजर पार्ट है, तो उनके जो टेक्स्ट हैं वो उन सारे का नाम मेंशन है। एंड
यहाँ पे टेस्ट कर रहा है यूपीएससी कि सी कल्चर का मतलब नहीं है कि कल्चर मतलब तभी है कि जब तुमको चीज़ों फैक्ट्स भी पता हो अपनी कंट्री के बारे में। इट्स नॉट कि हाँ मुझे पता है कि कल्चर क्या है, तुम्हें बुक्स पता होनी चाहिए। अगर एंशिएंट इंडिया के बारे में देखो, मुझे नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है इनका, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में जनरली पढ़ा नहीं जाता है, हिंदी में यू विल बी ईजिली एबल टू स्टडी, बट यू शुड नो कि ये कौन से टेक्स्ट थे, ये जैनिज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगर किसी को आता होगा तो आता होगा, बट अगेन यहाँ पे सी यूपीएससी ने बहुत इजी बना दिया है कि जैन टेक्स्ट है। अब लेट्स सी, अगर किसी को पता है कि 1 नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, 50-50 में पहुंच जाएगा बंदा। अगर पता है कि 2 नहीं है तो ये ए बी डी एलिमिनेट होकर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगर किसी को पता है कि 3 नहीं है तो तुम्हारा अगेन ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा। और अगर किसी को पता है कि 4 नहीं है तो अगेन ये तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, ये राइट आंसर आ जाएगा। तो इट्स नॉट कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी इसलिए बन गया कि अगर किसी ने सिंसियरली पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी, बट इस तरह के डिफिकल्ट जहाँ बुक के बहुत नाम आते हैं, मैं कॉन्शियस इफेक्ट ले लेता तो ये तो मुझे याद नहीं रहेगा, तो जनरली मैंने याद नहीं किया। बट विद द टाइम अगर बहुत बार रिवीजन किया रहता करोगे, सो यू शुड नो द नेम, एटलीस्ट रीड द नेम, रिवाइज द नेम, सो दैट एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन में अगर तुमको एक भी याद है कि नहीं यार ये तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, ये जैन टेक्स्ट नहीं था, तो यू विल बी सक्सेसफुली एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन सबका कोई मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया होता है सब्जेक्ट का, कोई वीक एरिया होता है, बट अगेन दीज थिंग्स जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी जनरली सबकी ठीक होती है, इन्वायरमेंट ठीक होती है। अब साइंस एंड टेक में कोई अच्छा होगा, कोई नहीं होगा, इकोनॉमिक में कोई अच्छा होगा, कोई नहीं होता है, उसी तरह हिस्ट्री में कोई अच्छा होता है, नहीं होता है, बट आवर आइडिया विल बी हम सभी सब्जेक्ट में अच्छे हों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर तुमको बुक का नाम याद है, अगर एक का भी तुमको नाम याद है, थोड़ा सा भी आइडिया है, रिविजन कर रखा है, सो यू विल बी एबल सक्सेसफुली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और यूपीएससी में देखोगे जब लास्ट टाइम में ना 2-3 क्वेश्चन के बेसिस पे ही तुम्हारा या तो मेंस में लिखने का मौका मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि जो भी टेक्स्ट के नाम है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लास्ट ईयर का मेंस का भी क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी यूपीएससी एक बुक और टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो एंशिएंट हिस्ट्री इज मोर अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इज मोर अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, तुम्हारे फ्रीडम फाइटर और जो लॉज बने थे, क्योंकि अभी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं वहाँ से डेवलप हुआ था। उसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी जैनिज्म है, बुद्धिज्म में चीज़ें हैं, वहाँ पे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी बुक्स ही हैं जिनसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चला है, उस टाइम के लोग क्या सोचते थे, उस टाइम का कस्टम कैसे होता था, उसका पता चला। तो दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि इंडिया में बुक थी और ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे लिटरेचर को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, तो व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री, सो दीज लिटरेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कोई बुक का नाम हो जैनिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से लेकर, जनरली मतलब जो हिंदुइज्म से रिलेटेड भी काफ़ी बुक्स हैं, वो सारी, जैसे योगा की बुक हैं या साइंटिफिक बुक है, आर्यभट्टा की बुक है, चाणक्य की बुक है, तो वो सारी बुक्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now let's move further. Question number 56, with reference to the Indian history, consider the following. अब देखो हिस्ट्री का अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल पर्सन है नोन एज आर्यदेवा, जैन स्कॉलर हैं, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर है, नाथ मुनि वैष्णवा स्कॉलर हैं। अब अगेन ये एंशिएंट हिस्ट्री का बात है। जब तुम इस तरह से जब बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे उसके स्कॉलर्स के नाम पढ़ोगे। उसी तरह से जब भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे हम तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे इनके हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में या जो भक्ति गुरु थे, सेंट थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर चीज़ें याद है तो याद है, बट दिस वन अनलाइक द लास्ट क्वेश्चन जिसमें तुम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, दिस ईयर इस तरह के क्वेश्चन 2022 में अब यूपीएससी फर्स्ट टाइम किया है। सो दैट बहुत हो गया एलिमिनेशन का चक्कर। अब
जो हार्डकोर जिनको एकदम चीज़ें याद रहती हैं उनको भी अब एडवांटेज देना है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी सीक्स डाइवर्सिटी, ऐसे नहीं है कि बस कॉन्सेप्चुअली तगड़े मतलब जिनकी एप्टीट्यूड बस अच्छी है उनको नहीं लेना है, सबको एप्टीट्यूड भी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, चीज़ें लर्न भी होती हो बंदे को, तो ओवरऑल मिक्सचर देता है। तो जो जिसको चीज़ें लर्न ईजिली होती हैं ही वुड ईजिली रिमेंबर। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुमको अगर तीनों पता है कि ये तीनों सही मैच है, देन ओनली यू विल बी एबल टू। अगर एक में भी डाउट है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। या तो तुमको एग्जैक्टली पता हो कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स है, देन ओनली दिस टाइप ऑफ आंसर। यहाँ पे कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लग सकता है। सो अगेन दिस इज सो यहाँ से क्वेश्चन से हमें ये मिलते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, सी देखो सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आएगा तो वो छोड़ना ही, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितने टेक्स्ट के नाम है वो हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम देख के याद आ जाए। जितने इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सन्स के नाम एटलीस्ट एनसीईआरटी में मेंशन है, व्हेन विल गो थ्रू द सिलेबस विल रीड द एनसीईआरटी, एटलीस्ट उनके नाम तो हमें स्कॉलर्स के नाम पता होने ही चाहिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तुमको तीनों के नाम एग्जैक्टली तीनों का पता होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। और वैष्णवाइट और शैवाइट जो स्कॉलर्स है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों हमेशा पैरेलल में ही डिस्कस होते हैं कोई बुक में। तो ठीक है, अगर जिसके मेमोरी पावर जिसको याद है ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, जिसको नहीं है सो ही बेटर स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। हो सकता है कौन सा पद्मावत मूवी था उस सो वो आई होगी, उसकी कंट्रोवर्सी से हो सकता है उससे जलालुद्दीन खिलजी पे क्वेश्चन हो गया। बट अगेन यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का जो सल्तनत, इस तरह के जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो दिल्ली सल्तनत हो गया या खिलजी डायनेस्टी हो गई, वो सारे तो हमारे मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट हैं। तो बुक है एनसीईआरटी की, यू विल स्टडी अबाउट देम। उसमें खिलजी के बारे में, उनसे पहले कौन किंग थे उनके बारे में, उनके बाद कौन किंग थे, उनके रेन में क्या हुआ था, किसने सही डिसीजन लिया, किसने गलत लिया, किसने क्या किया, वो सारा मेंशन है। सो हिस्ट्री में जिसने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ही विल नो। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। आई गेस उससे इनसे पहले ही हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में, आई गेस। बट सो दिस इज, आई थिंक दिस इज फॉल्स। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द मंगोल्स ऑन मार्च अप टू द दिल्ली एंड बसीज द सिटी, ये ट्रू है। जबकि अनलाइक अगर कोई मूवी देख के जाएगा उसमें लगेगा कि ठीक है खिलजी गया था वहाँ पे, नहीं, सर काट के मंगोल का लेके आ गया। तो इस की ओके, जब तक खिलजी का रूल था दिल्ली तक कभी नहीं पहुँच पाई थी, इंडिया में एंटर भी नहीं कर पाए थे मंगोल। बट आई गेस दिस इज राइट कि एक बार ऑब्वियसली वहाँ उस टाइम खिलजी नहीं थे दिल्ली में, कहीं और थे, कुछ वैसा हुआ था। तो बट मंगोल पहुंच गई थी दिल्ली पर, सिटी बिसीज कर ली थी बट कैप्चर नहीं कर पाई थी। बट यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पहुंच गए थे कि नहीं पहुंचे थे, तो पहुंच गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल। तुगलक के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि उन्होंने बहुत सोचने को तो बहुत अच्छा काम किया था, बट अपने वक्त से बहुत आगे की चीज़ें, टोकन मनी और ये सब चीज़ें करने वाली जो फेल हो गई थी, तो मंगोल इन्वेजन नहीं हुआ था। तो आई गेस बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बट जब हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें हिस्ट्री याद होनी चाहिए, चीज़ें किस किंग के टाइम में क्या हुआ था। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर। सो हिस्ट्री में चीज़ें, दैट्स वाई आई से कि जैसे कि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। बट हिस्ट्री में अगर 4 पेज है, 4 पेज में चारों पेज में कुछ ना कुछ होगा जिसको सेपरेटली याद करना पड़ेगा। सो हिस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज हिस्ट्री, ठीक है। सो ये मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन था। अब विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, Who of the following were known as कुल्हन दरान? अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था, वहाँ पे क्वाइन या किसी और वाला टर्म था, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि कुल्हन दरान कौन है। जिसने भी हिस्ट्री में जहाँ भी ये कुल्हन दरान मेंशन है, आई थिंक इस मेडिवल में कहीं मेंशन है, बट एग्जैक्टली ये क्या है वो अगर पढ़ा है, याद है तो याद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। वो एनसीईआरटी में मेंशन होगा कहीं ना कहीं।
मुझे याद नहीं था, बट इस तरह के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में, जो चीज़ें जिसने नहीं पढ़ रखी है हिस्ट्री, जिसने रिवीजन नहीं कर रखा है, उसके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और जिसने पढ़ रखा है उसके लिए ईजी है। क्योंकि बहुत बार यू विल सी कि इकोनॉमिक्स या दूसरे के क्वेश्चन में ना बहुत दिमाग और सोचना पड़ता है कि अच्छा ये टर्म ऐसा है, ये ऐसा है, ये विल डिस्कस जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, विल सी। बट हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एकदम डायरेक्ट हैं। अगर तुमको पता कुलंदरान इसका मतलब ये है, तो मे बी सैयद हैं या कुछ कलंदर से, जो भी अगर तुम्हें पता है तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री को पढ़ना और बार बार उसको रिवीजन करना। सो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ऑफ कोर्स वी विल, जब हम सिलेबस करेंगे तो वी विल डिस्कस और बार बार विद द क्वेश्चन देख के यू विल नो कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बुक काफ़ी बड़ी है मेडिवल हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा, मतलब 10-12 क्वेश्चन जनरली आते हैं, और उसकी भी बुक की साइज कंटेंट उतना ही होगा। तो बहुत करते हैं कि अगर कभी छोड़ना पड़े तुमको कि दोनों में से एक ही बुक पढ़ सकते हैं, तो प्रेफर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, मतलब क्या छोड़ना, मतलब किस केस में। ऑब्वियसली आइडियलिस्टिक तो रहेगा कि सभी पढ़ के जाओ, क्योंकि बहुत बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट मान लो हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, उससे ईजी क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारा फिर उस साल तो तुम्हारा फिर कट गया, क्योंकि ईजी क्वेश्चन था, बट चूंकि तुमने पढ़ा ही नहीं था तो ईजी क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड कि एटलीस्ट सारा सब्जेक्ट पढ़ के जाओ। कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, जिसके बारे में डीप नॉलेज हो, और कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो डीप नॉलेज नहीं है बट उसकी इंपॉर्टेंस चीज़ें सारी पता हैं तुमको। सो दैट कि अगर डीप वाले से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू आंसर। और अगर जिसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है, उससे बाय लक अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। बट अगर कोई चीज़ कंप्लीटली छोड़ दोगे, अगर उससे इजी क्वेश्चन भी आ गया, यू वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है। सो हिस्ट्री अगेन वी बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज क्वेश्चन वी नो दैट हिस्ट्री में नेम्स इंपॉर्टेंट है, चीज़ों के नेम्स इंपॉर्टेंट है, पर्सन्स इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट है, और ये याद तभी रहेंगी। अगर किसी की शार्प मेमोरी है वो तो अलग बात है, बट आम आदमी जैसे मेरे जैसा आदमी जिसको चीज़ें याद नहीं रहती, द ओनली वे इज कॉन्स्टेंट रिविजन, जिससे चीज़ें याद रहेंगी। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन इंडियन हिस्ट्री, द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑन लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। हो सकता है ईस्टर्न कोस्ट पे तो एस्टैब्लिश किया था, बट गजापति ने दिया था कि नहीं दिया था, आई डोंट नो। अल्फोंसो डी अल्बुकिर्क जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ये मुझे पता है, जब पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, सो आई रिमेंबर कि हाँ इन्होंने किया था कैप्चर। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। आई गेस ये भी करेक्ट ट्रू है। सो ये आई डोंट नो 2-3 ऑप्शन किस में है, 2-3 ऑप्शन है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो अगेन तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन से हो जाएगा, यही एडवांटेज है। यहाँ पे एडवांटेज क्या है, एलिमिनेशन मेथड की इंपॉर्टेंस पता है कि देखो यहाँ मुझे 2 चीज़ें मैं सर्टेन हूँ कि भाई ये दोनों तो ट्रू है, बट फिर भी मेरा आंसर नहीं आया, मैं 50% पे लटक गया कि हो सकता है ये भी हो, ये सकता है ये भी हो। लेकिन अगर मुझे सर्टेनली पता रहता है कि 1 नहीं है तो ये 2-3 कट जाता, मेरा ये आंसर आ जाता। सर्टेनली पता रहता है 2 नहीं है तो मेरा ये कट जाता, ये आंसर आ जाता। अब सर्टेनली पता रहता है कि 3 नहीं है तो ये दोनों कट जाता, सर्टेनली आंसर आ जाता। तो यूपीएससी के क्वेश्चन जनरली ऐसा है कि बहुत बार ये पता हो कि ये है कि नहीं है, ये उतना एडवांटेज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पता है कि मुझे कि ये है, फिर भी आई एम नॉट एबल टू क्वेश्चन द आंसर द क्वेश्चन। बट अगर इन तीनों में से मुझे एक भी पता रहता है कि ये तो पक्का नहीं है, सो देन आई वुड हैव बीन ईजिली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और यहाँ भी बहुत बार कॉन्सेप्चुअली चीज़ें लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बीजापुर सल्तनत है या गजापति, अगर तुमको कुछ इससे पता है कि अच्छा ये तो दूसरे टाइम में था जबकि डच किसी और टाइम में आए थे, या ये सल्तनत उस टाइम पे नहीं था, इस तरह से जिससे यू विल बी एबल टू कंप्लीटली से कि भाई ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है या ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, देन बहुत बार इजीली आंसर आ जाता है। सो एलिमिनेशन मेथड मास्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो
तो यही है कि अगर चीज़ें ये हैं, बहुत बार उससे भी सॉल्व हो जाता है, और लेकिन ये नहीं है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होता है। एज वी हैव सीन इन पास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्यस अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। इफ अ फीमेल स्लेव bore her master's son, she was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. अब अगेन देखो, कौटिल्यस का अर्थशास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एंशंट इंडिया का पार्ट है। अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जनरली बुक में व्हाट आई रिमेंबर उसमें वो लिखा हुआ है, मतलब उसके इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में कि किंग का कहाँ से टैक्स लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। स्लेव के बारे में एज सच बुक में नहीं लिखा है, बट आई विल हैव विल गो थ्रू द सिलेबस, विल गेट टू नो ये है कि नहीं है। बट आई गेस इस क्वेश्चन से ना यूपीएससी वो चेक करी है कि नहीं, तुम्हारे फेसबुक या किसी पे मीम्स आते रहते हैं कि मतलब कुछ भी, हर इंसान को वोट देना जाना चाहिए, और वहाँ पे कौटिल्य का फोटो ऐसे रहेगा। सो यूपीएससी जस्ट चेक कर रही है कि कौटिल्य मतलब हर चीज़ को लिखा है कि कौटिल्य बेसिकली कौटिल्य चाणक्य ही हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र, हाँ चाणक्य के बारे में बात कर रहे हैं। सो उन्होंने मतलब ये कहा है, वो कहा है, तो मतलब किसी को मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं जानने के लिए कि असल में क्या कहा है कौटिल्य ने। कौटिल्य, हाँ चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, ठीक है। सो असल में क्या कहा है, और मे बी जब वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेगा तो ही विल नो कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी मेंशन है उसमें। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड, किसी को ये भी पता है कि कोई एक इसमें से पॉइंट नहीं है, सो ही विल बी एबल टू एलिमिनेट चीज़ें, 2 से ये एलिमिनेट, 3 से ये एलिमिनेट होगा। किसी को पता है कि हाँ ये तीनों सही हैं, तो मे बी दिस इज द आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन, और अर्थशास्त्र इज इम्पॉर्टेंट, और उसके अब पूरी बुक है सब पर, और उसमें चूंकि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो यूपीएससी ने पूछ लिया। जिस बुक में आई हैव टू चेक ये मेंशन है कि नहीं, बट व्हेन विल स्टडी द एंशिएंट इंडिया, विल स्टडी अबाउट द कौटिल्यस अर्थशास्त्र, बट आई डोंट नो इफ स्लेवरी मेंशन है कि नहीं। बट अगेन वो मीम देख के क्यूरियोसिटी सब में आनी चाहिए कि असल में क्या कहा है कौटिल्य ने, कि कुछ भी लिख के बस कौटिल्य का फोटो लगा के डाल देते हो नेट पर, ठीक है। सो दैट वाज द एंशिएंट हिस्ट्री का अगेन क्वेश्चन। अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट बुक है, सो दैट्स वाई अगेन फिर से रीइंफोर्स बार के कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हुई, टेक्स्ट हुई, बुक हुई, उसमें क्या लिखा है, चीज़ें क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आर्यभट्टिया में क्या लिखा है, किस चीज़ पे के बेसिस पे है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 61। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो अगेन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, अनलाइक हिस्ट्री, जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि तुमको या तो आते हैं या तो ना आते, इजी पता होते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी ऐसा पूछता है कि थोड़े कॉन्सेप्चुअली हो जाते हैं, कि सोचना पड़ता है। लेट्स सी, द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स हैं, वी विल स्टडी इकोनॉमिक, आई होप मतलब we will discuss about these things, these term policy, monetary policy, tight monetary policy क्या है, उसी तरह से तुम्हारे यूएस फेडरल रिजर्व क्या है, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है। बट बेसिकली ये समझो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, लूज या लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट घटा देती है, सो दैट लोग और पैसा ले सके लोन, और इकोनॉमिक बूस्ट हो। और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी तब होती है जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है गवर्नमेंट, कि भाई लोन लोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो ये ट्रू है, अगर कॉन्सेप्ट जस्ट मैं बता रहा हूँ, जिसको पता होगा, जिसने पढ़ा होगा, ही विल बी एबल टू रिलेट, और जिसने नहीं पढ़ा होगा, डोंट वरी, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी देखो यहाँ पे इकोनॉमिक के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया,
इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा वहाँ से, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो दोनों चीज़ पे एडवांटेज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट गवर्नमेंट इसलिए बढ़ाती है ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है। इन्फ्लेशन तभी बढ़ता है जब लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, लोग एकदम सब कुछ खरीदना चाह रहे हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो वैसे तो प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस कंट्रोल करना बेस्ट है, बट एक और इजी तरीका है कि लोगों से पैसे ले लो। जब पैसे ही नहीं लगेंगे लोग खरीदेगा नहीं, खरीदेगा नहीं तो डिमांड घट जाएगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस घट जाएगा। तो जनरली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। इसका मतलब यूएस फेडरल रिजर्व ने क्या किया, अपना मतलब इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब इससे दोनों चीज़ होती है, एक तो लोग पैसे अब नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और दूसरे लोग पैसा जमा करेंगे बैंक में, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, पैसे लेने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, पैसा जमा करोगे तो उससे रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो ये एक तरह से दोनों तरीके से मनी एब्जॉर्ब कर लेता है तुम्हारे मार्केट से, कि अब जो मनी लेना चाह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो गया लेना, और जिनके पास है वो चाहेंगे कि भैया बैंक में डाल दो पैसा, जब मोटा पैसा रिजल्ट आएगा। तो अब देखो यूएस की जो बेसिकली इकोनॉमी होती है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल मानेगा अगर कोई यूएस का बंदा होगा अपनी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना। जब अपनी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तब वो इंडिया जैसी या कोई दूसरी डेवलपिंग कंट्री में पैसा डालेगा, फिर भी वहाँ रिस्क रहता है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। तो अब मान लो कि खुद में वहाँ पे यूएस में जमा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा, तो वो क्या करेगा, इंडिया में जो भी अगर पैसा लगाएगा वो बोले यार यहाँ तो रिस्क है, यहाँ से पैसा निकालो, यूएस में बैंक में ही डाल देते हैं। तो वो जो पैसा इंडिया से मतलब इन्वेस्टर्स पुल करके वापस अपनी कंट्री यूएस में डाल देंगे, उसी को कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। एक तरह से कैपिटल उड़ गया यहाँ से, ठीक है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से कैपिटल फ्लाइट हो ही जाएगा ऑब्वियसली। वहाँ पे अब बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग यहाँ से पैसे निकाल के अपने कंट्री में ले जाएंगे, तो पैसा तुम्हारा टेक्निकली लिटरली कैपिटल फ्लाइट कर जाएगा। सो दिस इज ट्रू। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फॉर्म विद द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्चुअल है। अब इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, और फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल मतलब बाहर। अब चूंकि यूएस की बात चल रही है तो यूएस का ही लेके चलते हैं, यानी कि यूएस के बैंक से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर की कंट्री से तुम लोन लेते हो या बाहर के बैंक से लोन लिया है तुमने। तो बाहर की कंट्री से अगर किसी ने लोन लिया है, ठीक है, बाहर की कंट्री से लोन लिया, तो अब इसमें कॉन्सेप्चुअली क्या होता है कि यूएस, इंडिया से पैसा यूएस जा रहा है, तो इंडिया से पैसा यूएस जा रहा है, यानी कि लोग इंडिया से डॉलर निकाल के यूएस भेज रहे हैं। तो बेसिकली जब भी कोई इंडिया में डॉलर देता है तो आरबीआई क्या करता है कि वो डॉलर अपने पास रख लेता है और रुपी दे देता है, क्योंकि इंडिया में डॉलर में इन्वेस्ट नहीं होगा, इंडिया में तो तुम रुपी में इन्वेस्ट करोगे। सो तुम्हारा एक तरह से तो रुपी का डिमांड बढ़ जाता है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब डॉलर दे के लोग रुपी खरीद रहे हैं, तो रुपी का भाव बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर फ्लाइट हो रही है, मतलब ये बाहर की कंपनी बोली कि भैया तुम अपना पैसा रखो, मतलब रुपी रखो और हमको डॉलर दो, मतलब डॉलर का डिमांड हो गया ताकि वो डॉलर यहाँ से निकाल के बाहर ले जाएं, तो अब रुपी के दाम गिर जाएगा। तो यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी वीक हो गई। अब जैसे पहले मान लो कि पहले $1, अगर मानो $1 पे करने के लिए इंडियन को बस मान लो कि 70 रुपीज़ पे करना होता, 70 रुपया दिया, $1 का इंटरेस्ट चुक गया। अब रुपी वीक हो गई, मतलब रुपी के डॉलर के कंपैरिजन में अब 80 रुपया हो गया $1 का दाम। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल, तो इंटरेस्ट जो वहाँ इंटरेस्ट तुम दोगे तो वो डॉलर के टर्म में दोगे ना। तो अगर मान लो इसलिए किया है कि मे इंक्रीज, हो सकता है कि फ्लाइट से उतना फर्क ना हो, दूसरे क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती है इकोनॉमी, मतलब रुपी वीक ना हो, बट अगेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि अगर फ्लाइट हो रही है तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपये का डिमांड घट रहा है, तो उससे रुपी वीक होगी। रुपी वीक होगी तो अब सेम डॉलर में इंटरेस्ट देने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो टेक्निकली तुम्हारे फर्म का मे इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब हमने देखा कि डिवैल्यूएशन अगेन मतलब अपने पैसा का भाव और बढ़ा दो। अगर टू वाला अंडरस्टैंड है, ये बात हमें पता चल गया कि भैया ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का एक रिस्क ही है, क्योंकि अगर मान लो कि टाइट फेडरल रिजर्व टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हुई, कैपिटल फ्लाइट हुआ, तो अब तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अननेसेसरी, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है।
और ये क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ? जस्ट बिकॉज से तुम्हारी करेंसी वीक हो गई है। तो अब अगर फर्दर डिवेल्यूएट कर देगा करेंसी तो और वीक हो जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इट विल नॉट डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी, ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि डिवेल्यूएशन करोगे तो अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करोगे तो अब तुम्हारा रुपया कम है, मतलब कमज़ोर है, अब तुमको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा बाहर के इंटरेस्ट को या लोन को चुकाने के लिए। सो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सो इस तरह के दिस इज व्हाट सी, ये क्वेश्चन को इतना डिस्कस करने का मेरा आइडिया वही था कि इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे दिमाग से सॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तुम देखोगे यूपीएससी के पास के भी इकोनॉमी के क्वेश्चन ना इसी तरह से खचर पचर दिमाग हो जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है तुम्हारे हिस्ट्री अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर की है, लर्न कर रखा है, तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन खटखट मतलब 5 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड में या 15 सेकंड में खटाखटाक हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे सोचने के लिए तुमको टाइम देने के लिए तुम्हारे पास वक्त रहेगा। बट अगर किसी का हिस्ट्री ठीक नहीं है तो वो तो क्वेश्चन तुम्हारे गए ही गए, इस क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा, अल्टीमेटली प्रीलिम लटक जाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, बट ये तरह के क्वेश्चन वाली इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें बस कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कम अंडरस्टैंडिंग में, मतलब 3-4 मतलब 10 घंटा की पढ़ाई करके कॉन्सेप्ट समझ के यू विल बी एबल टू आंसर फार मोर क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन जितना तुम 10 घंटा की हिस्ट्री में पढ़ाई करोगे, क्योंकि वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पूरा कंटेंट है। तो दोनों का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ठीक। और यहाँ पे बहुत बार कॉन्सेप्ट करके तुम आंसर कर सकते हो, हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट करके बहुत बार चल जाता है, बट जनरली आता है या नहीं आता है वाला खेल होता है, खासकर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में भी है, मतलब हर जगह वही है, ठीक है। बट वेन एवर वी विल स्टडी हिस्ट्री, हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी करेंगे, सो दैट एटलीस्ट अगर याद ना भी रहे और कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन जस्ट हम इसलिए ना सॉल्व कर पाए कि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो जितने यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का यही है कि जितने असला बारूद ले सकते हो वो सारे लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है, याद करना भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, बट कॉन्सेप्ट समझना ये रहता है कि आसान चीज़ है, समझ लोगे तो एक बार समझ लिया हमेशा याद रहेंगे, जबकि याद करने वाली चीज़ है फिर तुम्हारी उसमें बहुत फैक्टर आता है, मेंटल एबिलिटी है, और याद करने वाली चीज़ को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं कि तुम भूल भी गए तो आंसर देख के तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। So let's proceed further. So 62, consider the following state: Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. How many of the following generally known as the tree producing state? अब देखो जहाँ भी ज्योग्राफी का पार्ट है जिसमें अलग अलग क्रॉप डिस्कस करते हैं, तो उसमें जैसे राइस का, ग्राउंडनट का, टी का डिस्कस, जहाँ भी सेक्शन डिस्कस होगा वहाँ पे स्टेट मेंशन होते हैं, स्टेट मेंशन होते हैं कि वहाँ कौन कौन हो। अगर तुमको याद है कि इसमें से कौन कौन से जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं तब तो जनरली कर लोगे आंसर, अगर याद नहीं है तो नहीं है। बट लेट्स सी, एक कॉन्सेप्चुअली आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये पता है कि तुमको कॉन्सेप्ट अगर पता है कि अच्छा जो ट्री ग्रो होता है वो नॉर्मली हिली एरिया में होता है, सो इतना तो पता है कि हाँ हिली एरिया में होता है, इसलिए असम दार्जिलिंग में होता है, और केरला वेरला में भी इसलिए होता है कि वहाँ पे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट तुम ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट पढ़े तो वेस्टर्न घाट तुम्हारे हिली एरियाज ही हैं बेसिकली। सो तुमको पता है कि केरला में वेस्टर्न घाट है तो हो सकता है हिली एरिया है, हिमाचल प्रदेश भी यार माउंटेन वाला एरिया ही है, हिली एरिया है। उसी तरह से त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में भी तुम्हारा हिली एरिया है। आंध्र प्रदेश तुम्हारा वेस्टर्न घाट में नहीं पड़ता, ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तुमको पता चलेगा जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड है इंडिया का, वो उतना हिली नहीं है, वो सारे ना अब वो हो चुके हैं, मतलब अब वो उतने हिली नहीं रहे हैं, उतने अनइवन नहीं है जैसे कि तुम्हारे जो वेस्टर्न पार्ट है। सो वहाँ पे तुम कह सकते हो कि मे बी आंध्र प्रदेश में टी प्रोडक्शन नहीं होता है। सो अगेन ये तीनों ट्रू है, और सो हो सकता है ओनली 3 स्टेट इज द आंसर। बट अगेन ये वाला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे दूसरे तरीके के ऑप्शन रहते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं तब तो तुम बहुत ईजिली करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पे अगेन तुमको ये तो पता हो सकता है कि आंध्रा में नहीं है, गेस कर सकते हो। बाकी ये भी पता होना चाहिए कि इन सब जगह होता है टी प्रोडक्शन। जैसे असम का सबको पता है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का सबको पता है, बट त्रिपुरा का मे बी लोग श्योर नहीं हो सकते हैं। केरला में
होता है, केरला में कॉफ़ी होता है ये तो पता है, बट टी का अगेन टी भी होता है पता है, हिमाचल प्रदेश अनसर्टेन हो सकते हैं बट आई गेस होता है, हिमाचल में भी टी प्रोडक्शन होता है, मे बी त्रिपुरा, बट सो दैट्स द मोर आइडिया द आइडिया ऑफ क्वेश्चन कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली भी तुम कर सकते हो, जैसे आंध्रा हिल एरिया नहीं है तो तुम कह सकते हो हाँ टी प्रोडक्शन वहाँ नहीं होगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई क्रॉप के बारे में पढ़ो, जैसे अंडरस्टैंड कि वो क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के सॉइल में होता है, तो बहुत बार वो यूज़ करके भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उस तरीके से, क्योंकि ये वाला तरीका जो इस बार 2022 से यूपीएससी इंट्रोड्यूस कर दी है, ओनली 1 स्टेट, ओनली 2 स्टेट, ओनली 3 स्टेट या ऑल 4 स्टेट, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन है और कौन नहीं है। कोई एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, कोई तुक्का नहीं है, तुक्का तो है ही, तुक्का तो किसी में भी लगा सकते हैं, बट एलिमिनेशन एटलीस्ट काम नहीं करता है इस केस में। और इनफैक्ट अगर 4 में से 3 में भी सर्टेन हो गए तो तुम अगेन फिर 2 के साथ लटक जाओगे कि अनसर्टेन है कि लास्ट वाला सही है कि गलत। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, बट अगेन इस क्वेश्चन से ये भी हमें मिलता है कि जब हम ये कोई क्रॉप के बारे में पढ़े तो रटना नहीं है कि अच्छा राइस है ये है, तो जैसे राइस का भी तुमको कॉन्सेप्ट पता होगा, अच्छा राइस में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अच्छा राइस में वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स तुमको पता होगा कि जो भी वाटर डेफिसिट स्टेट है वहाँ राइस नहीं ग्रो कर पाएगी। उसी तरह से जब वीट पढ़ोगे तो तुमको पता होना चाहिए उसमें कॉन्सेप्चुअली कि वीट को थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए, तो तुमको पता है कि मतलब जहाँ पे गर्म क्लाइमेट है, मे बी साउथ इंडिया में उतना वीट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इस तरह की चीज़ें, और फिर तुमको अगेन फिर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुमको फिर ये पता चलना चाहिए अच्छा राइस को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बट पंजाब में तो हरियाणा में तो उतना पानी नहीं होता है, अच्छा तो फिर वहाँ से कलेक्ट कर पाओगे कि वहाँ फिर इरिगेशन होता है, फिर इससे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम होती है। सो दैट द आइडिया ऑफ होल थिंग टू स्टडी यूपीएससी सिलेबस एज वेल एज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरलिंक थिंग्स। जैसे कि यहाँ एग्रीकल्चर को हमने इन्वायरमेंट से भी लिंक कर दिया, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस यूपीएससी पेपर, ये जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज द वे जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हाउ यू शुड प्रिपेयर द फॉर यूपीएससी। और यू शुड, जो भी वीडियो है यू शुड सिट विद द मतलब पेन एंड पेपर, जो चीज़ें मेमोरी जस्ट कीप नोटिंग। अच्छा हिस्ट्री में नेम लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई टर्म्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा लक्ष्मीकांत बुक इंपॉर्टेंट है, शंकर IAS बुक इंपॉर्टेंट है, तो सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये हो गया तो यू नो कि अच्छा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब सिलेबस पढ़ो तो तुमको पता है कि वो हवाबाजी नहीं कि कोई बोल दिया कि अरे यूपीएससी में तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस समझ लो, तो तुम बोलोगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखा है, याद करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 63। सो दिस वे वी आर नॉट डिस्कसिंग ओनली द क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, अटेम्प्ट कैसे करना है, टिप्स एंड ट्रिक, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, लेट्स क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे पता था, अब देखो जब व्हेन यू विल स्टडी इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें तुम RBI के बारे में पढ़ोगे या दूसरे रेगुलेटर के बारे में पढ़ोगे, सो यू विल स्टडी अबाउट दिस, वी विल स्टडी एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ेंगे, नाबार्ड हुआ, सेबी हुआ, RBI हुआ। सो आई न्यू कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको रेगुलेट RBI नहीं करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आई न्यू कि 1 तो भैया फॉल्स है, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये 3 कट गया और ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब बाकी के 2 चीज़ें 2, 3 तुम्हारा करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन मेरा एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी जो इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वी विल स्टडी, यू हैव टू वी विल स्टडी। और देखो जो कि एकदम ही इंपॉर्टेंट है बड़े लेवल की जैसे सेबी और RBI है, वो तो जनरली सिलेबस में कवर हो जाते हैं, बट उसके अलावा भी देखोगे बहुत सारी छोटे बॉडीज़ होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन सब के बारे में अगर पढ़ने बैठोगे तो बस इसी में पढ़ने में पूरा साल निकल जाएगा और फिर अल्टीमेटली कुछ याद नहीं रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो यू शुड नो एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसके बारे में पढ़ना है किसके बारे में नहीं पढ़ना है, उसके लिए वी हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स में अगर रिसेंटली न्यूज़ में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोल का स्कैम हो रहा है या कोल से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, अगर उस न्यूज़ में कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन है कि अच्छा ये किया था, सो यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट फाइंड अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, सो वी विल स्टडी। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन 63 एलिमिनेशन से हो गया। अगेन विद द रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, पब्लिक सेक्टर का शायद रिकमेंडेशन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का, जहाँ भी जब बैंकिंग रिफॉर्म चल रहे थे, जहाँ भी एनबीए जब डिस्कस हो रहा था न्यूज़ में, तो कहीं ना कहीं ये बैंक, बोर्ड, ब्यूरो मेंशन होगा. सो अगेन यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यही है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट अगर बैंक, बोर्ड, ब्यूरो मेंशन है वहाँ पे चीज़ें हैं, तो जो क्यूरियस सिटीजन ऑफ इंडिया यही ढूंढ रहा है यूपीएससी, ही शुड हैव क्यूरियोसिटी, यार ये है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, करता क्या है, इसके बारे में एटलीस्ट पता करें. सो ये क्वेश्चन, सी द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक, बोर्ड, ब्यूरो. इसमें मुझे ये पता था कि भाई ये गवर्नर नहीं होता है बैंक, बोर्ड, ब्यूरो का चेयरमैन. वॉज सर्टेन, आई वॉज नॉट, मतलब ये भी पता था, सेकेंड ट्रू है. एंड बीबीबी हेल्थ पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, ये अनसर्टेन था बट ठीक लग रहा था. बट दिस आई वॉज सर्टेन कि वन तो भाई नहीं है. तो अगेन मेरा ये एलिमिनेट हो गया और ये आ गया. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द एलिमिनेशन मेथड. यूपीएससी में बहुत बार वो काम ना आए कि कौन सा ऑप्शन सही है, बट ये काम आ जाता है कि भैया कौन सा ऑप्शन गलत है. Let's discuss 65 with reference to the convertible bond. Consider the following statement. With the reference to the convertible bond, consider the following statement. अब कन्वर्टेबल बॉन्ड है, होते हैं एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी. कन्वर्टेबल बॉन्ड पेज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. जिसको कन्वर्टेबल बॉन्ड जब हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड्स हुए, इक्विटी हुए, शेयर्स हुए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सो यू विल गेट टू नो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं. बॉन्ड बेसिकली लोन होता है. बॉन्ड क्या होता है कि मैं एक बॉन्ड इशू करूंगा, मैं एक कंपनी हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो वन वे ऑफ मैं एक बॉन्ड इशू करूंगा कि भैया ये 1000 रुपये का बॉन्ड है जो मैं 800 में तुमको दूंगा, तो तुम 800 रुपया मुझे दोगे, और जब भी उसका मैच्योरिटी डेट होगा उसमें वो बॉन्ड मतलब मैं वापस लूँगा और तुमको वो बॉन्ड का वैल्यू 1000 रुपया दे दूंगा. एक तरह से बॉन्ड तुम्हारा लोन के फॉर्म में आता है, और जबकि तुम्हारा इक्विटी एक तरह से शेयर का पार्ट है कि तुम कंपनी में वो ले रहे हो. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड वही होते हैं जिसमें तुम बॉन्ड को कल को इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे लोन को कन्वर्ट कर सकते हो आप शेयर में. ठीक है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि जस्ट सेव करने के लिए लोन जो दे रही है उसको, कि तुम लोन दी कंपनी को और कल को कंपनी डूब गई, तो एटलीस्ट चूंकि डूब गई है, अब चूंकि एज अ लोन दिए थे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारा प्रोटेक्टेड हो जाता है. कंपनी कल को लिक्विडेट होगी तो तुमको पैसे मिल जाएंगे. जबकि शेयर में क्या होता है कि शेयर में अगर कंपनी डूबी तो तुम्हारा चीज़ें डूब जाती हैं. बट अगर मान लो तुम लोन दे दिए एज अ बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड दिए थे कंपनी को, बट कल को कंपनी बड़ी अच्छी करने लगी, तो नाउ यू नो कि भैया इससे जितना बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिले उससे ज़्यादा तो मैं एज अ शेयर के इक्विटी के प्रॉफिट में कमा लूंगा. तो तुम यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट, वो बॉन्ड को फिर इक्विटी में कन्वर्ट करो. तो दिस इज द एज ए ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी. कन्वर्टेबल बॉन्ड पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑब्वियसली अब कहीं पे कुछ है तो सभी ये करने लगते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड लेने लगते हैं, बट यहाँ पे ये कैच है कि वो फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कि अगर नॉर्मल बॉन्ड दोगे तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, बट कल को फ्यूचर को कंपनी बहुत अच्छा करने लगी तो अब तुमको उसके शेयर खरीदने हैं तो फिर अलग से खरीदो, बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड रखोगे तो कल को कर सकते हो, बट फिर अगेन उसमें ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा. तो आई नो कि ये ट्रू है. The option to convert the equity affords a bondholder a degree of indexation to the rising consumer price. अब degree of indexation to the rising consumer price ये उतना क्लियर नहीं है कि exactly degree of indexation क्या है rising, but indexation basically वो relate हो जाता है इससे, और rising consumer price से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो नहीं है, कंज्यूमर प्राइस एक जनरल वर्ड है, बट अगर ये मान के चलते हैं उस कंपनी के बारे में कर रहा है तो मतलब अगर राइज कर रही है कंज्यूमर प्राइस तो मतलब हो सकता है कंपनी अच्छा कर रही है तो उसके शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं. तो ऑप्शन टू कन्वर्ट इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू द. सो अगर कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब कंज्यूमर प्राइस हाई जा रहे हैं, तो आई हैव अ ऑप्शन कि भाई मैं अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर लूँ इक्विटी में. सो एक तरह से एक ऑप्शन जो है कि इक्विटी में कन्वर्ट करने का, वो एक तरह से इंडेक्सेशन, एक तरह से लिंक ऑप्शन देता है लिंक करने का राइजिंग कंज्यूमर प्राइस से. सो आई गेस ऑल्दो मैं क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटी तो पता है कि इंडेक्सिंग होता है एक तरह से, उससे राइजिंग कंज्यूमर प्राइस से रिलेट हो गई है. सो चीज़ें वही हैं
कि लेकिन अगेन ये क्वेश्चन एलिमिनेशन नहीं था, तो अगर इस वाले में अनसर्टेन हो तो फिर 50-50 में मामला अटक जाएगा अगर इसमें सर्टेन भी हो तो। ठीक है, तो इकोनॉमिक के टर्म्स हैं। Let's discuss question number 66. Consider the following Asian infrastructure bank. Consider the following Asian infrastructure bank: Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization. India is member of which of the? इस तरह से बहुत इंटरनेशनल बॉडीज हैं। वी विल स्टडी इन अदर सिलेबस। तो जिसकी भी बॉडी, जो भी बहुत सारे बॉडीज हैं, बट जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं या जिसकी इंडिया पार्ट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कभी भी ऐसा तुम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बारे में न्यूज़ सुनो, ऑल्दो इसमें से वी विल ट्राई टू कवर इन द सिलेबस, बट द आइडिया ये है कि जो भी इस तरह के जैसे तुम्हारे सार्क का कभी आ गया, कभी उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंडिया को इफेक्ट करते हैं। जिसका इंडिया पार्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिसका इंडिया में भी पार्ट नहीं भी है, G7 है आई गेस, इंडिया पार्ट नहीं भी है, बट वो इंडिया को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, उसको इफेक्ट करता है, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का है इंडिया पार्ट, चाइना आई गेस ये बनाया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी ये बहुत फेमस हुई थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इनफैक्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी जो लास्ट ईयर का पूछेगा, 2-3-4 साल पहले की चीज़ें भी पूछता है। मिसाइल इसका पार्ट है इंडिया में। इसके बाद ही आया था एनएसजी का भी अब पार्ट बनेगा इंडिया, बट वो अभी तक बना नहीं है क्योंकि चाइना वहाँ पे वीटो कर देता है। अगेन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, तो इंडिया ये तीनों का पार्ट है। सो अगेन दीज टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इसी तरह से यूएन के ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्योरिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे MTCR ये हुआ, उसी तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू स्टडी इट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस और एज अ जनरल ऑल्सो। ठीक है, ये तो प्री और मेन सब में पूछते हैं। Again, let's go through question number 67. Consider the following statement. Vietnam has been one of the fastest growing economy in the world in the recent year. I don't know, maybe हो सकता है वियतनाम पार्ट, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो डेवलप्ड अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्री हो जाती है ना, तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है उनका कि ठीक है 2-3% बढ़े, बट इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी, जैसे इंडिया हुई है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहता है, जो अभी स्टिल कर रही है। तो वियतनाम का मे भी हो सकता है। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो यहाँ ये पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, दूसरी चीज़ें तुमको पता है कि नहीं। अब तुमको पता होगा कि अगर जिसको ऐसे मूवी भी देखता होगा और जनरल हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, पता होगा कि अमेरिका वियतनाम वॉर हुआ था और जनरली अमेरिका का वो फेलियर माना जाता है, हार गया। इसका मतलब वहाँ पे उस टाइम के वॉर, यू विल स्टडी कि उस टाइम के जियोपॉलिटिकल वॉर, आज भी जितनी भी जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की लड़ाई है। अगर इसका मतलब अमेरिका हार गया था तो कम्युनिस्ट जीत गए होंगे वियतनाम में, तो वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में जैसे हम देखें चाइना भी इज ऑल्दो वहाँ इलेक्शन होता है बट एक ही पार्टी है, तो कम्युनिस्ट का है कि सिंगल पार्टी सिस्टम जनरली होता है, तो ऑब्वियसली वो मल्टी पार्टी सिस्टम तो वियतनाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये मुझे पता था सर्टेनली कि ये फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स है, तो तुम्हारा ए गया और तुम्हारा डी गया। तो अब इन दोनों में कोई हो सकता है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन में 50 में पहुँच गया, ऐसा नहीं है कि आंसर आ गया। उसी तरह से अब फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर। हाँ, वियतनाम में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होता है। सी यू हैव टू हैव सम आइडिया अबाउट योर नेबरिंग कंट्रीज, एंड वियतनाम एग्जैक्टली नेबरिंग नहीं है, बट चूंकि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मतलब इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के, तो वी विल नो कि जो तुम्हारी इंडो चाइना वाली वियतनाम या दूसरी म्यांमार या दूसरी कंट्री है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत उनके बारे में, श्रीलंका के बारे में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, इन सारी कंट्री के बारे में जो है पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो यूएस जो दूसरी कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो ये है कि वियतनाम अब चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, तो ये है ठीक है, लो लेबर कॉस्ट है, स्टेबल एक्सचेंज रेट है, ऐसा कोई इकोनॉमिक वहाँ ये नहीं है, तो ये ट्रू लग रहा है। वियतनाम एज अ मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन बहुत बड़ी बात हो गई है, और मोस्ट प्रोडक्टिव, अगेन मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब एकदम टॉप पे है वो, वन ऑफ द मोस्ट भी नहीं लिखा है, मोस्ट प्रोडक्टिव लिख दिया है। और ई सर्विस तुम्हारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहेंगे। अगर वियतनाम डेवलपिंग कंट्री है और लेबर लॉ
कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम है जनरली। वियतनाम पता है कि उतने डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री ही है, उतने ही है। तो वहाँ पे, और जबकि तुम्हारे पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में तो तुम्हारी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कंट्री आ जाती हैं। जैसे तुम इंडो पैसिफिक रीजन अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत कंट्री, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, जो कि हाईली मतलब तुम्हारी कंट्री हैं, जो कि ऑब्वियसली वियतनाम से तो इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं। तो आई न्यू कि भाई ये तो पक्का फॉल्स है। तो अब मुझे पता चल गया 2 फॉल्स है, 5 फॉल्स है, तो 5 से ये कट गया, ये आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ सम टाइम कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से आ गया, कुछ तुम लॉजिक लगा के कर लिए कि भाई मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ये सेक्टर, ऐसा तो नहीं है वियतनाम, डेवलपिंग ही है इनफैक्ट। तो और जबकि दूसरी जो साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है वो काफ़ी मलेशिया हुई, इंडोनेशिया हुई, या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री वो काफ़ी, मतलब एटलीस्ट इससे तो वियतनाम से तो काफ़ी हैं, तो मोस्ट तो नहीं है। तो आई न्यू कि दिस इज नॉट, दिस इज हाउ आई गॉट द आंसर। ठीक है। नाउ 68 इन इंडिया विच which one of the following is responsible for maintaining price stability and controlling inflation। तो जब मतलब इसके आरबीआई के बारे में पढ़ोगे तो आरबीआई का वन ऑफ द मोस्ट, जिसके लिए वो बना है आरबीआई, वो यही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। अल्टीमेटली आरबीआई और गवर्नमेंट दो अपोजिट वे में काम करते हैं। गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये रहता है कि भाई डेवलपमेंट हो पूरा, मतलब तरक्की बढ़े, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट जितना आता है कि खूब पैसा दे दो, खूब पैसा दे दो, सबके पास पैसा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या चीज़ लोगों के पास है। लेकिन जब ज़्यादा पैसा लोगों के पास आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर गवर्नमेंट के तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी कि रेट बढ़ा के चीज़ें करके, ये आरबीआई के हाथ में होता है। तो ये दिस आई न्यू कि ये आरबीआई का काम है। ठीक है। सो कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन आरबीआई का पार्ट है। तो ये अगर जिसने भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा या आरबीआई के बारे में एज ए जनरल पढ़ा होगा, सो ही विल नो कि ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज इजी क्वेश्चन। ठीक है। विथ रेफरेंस टू नॉन फंजेबल टोकन, अगेन देखो जैसे ब्लॉकचेन वाली चीज़ें काफ़ी फेमस थी, वैसे एनएफटी बहुत फेमस थी। अभी बीच बीच में न्यूज़ में आता था कि किसी एक आर्ट को, एनएफटी आर्ट को इतने मिलियन में बेच दिया, किसी ने इस चीज़ की एनएफटी आर्ट को मतलब इतने मिलियन में खरीद लिया। तुमको भी लगता होगा कि भाई मैं भी डिजिटली कुछ एनएफटी बना देता हूँ और इतने मिलियन ऐसे बेच दो, बस एक पेंटिंग तुम्हारी और इतने पैसे मिल गए, और वो भी पेंटिंग जो हाथ से नहीं बनाई है, कंप्यूटर से बनाई है। सो काफ़ी था न्यूज़ में जब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी फेमस था। एनएफटी, अभी भी जो तुम्हारे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ तुम चीज़ें खरीद सकते हैं, वो कुछ ना कुछ एनएफटी के फॉर्म में ही होती हैं, वरना तो जो भी न्यूज़ फॉलो करता होगा, क्यूरियस होगा, ही विल हियर अ लॉट अबाउट एनएफटी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, न्यूज़ फॉलो करता होगा, एंड देन थोड़ा बहुत वो सर्च ज़रूर करेगा नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। सो ही विल गेट टू नो कि दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल एसेट। ये एग्जैक्टली यही एनएफटी करता है कि तुम कोई भी फिजिकल एसेट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करके फिर उसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, enable the digital representation of physical asset। yes they are unique। किसी भी आदमी के NFT बना सकते हो, जमीन उमीन का भी NFT बन जाता है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। अगेन ये NFT भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि एक डिजिटल आर्ट है और वो इतना महंगा बिका, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कोई कॉपी करके नहीं रख सकता, उसकी यूनिकनेस इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर किसी को ब्लॉकचेन पढ़ा है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ही विल नो कि ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं यूनिकनेस, डिजिटल चीज़ों की यूनिकनेस बनी रहे, उसको कोई इजीली कॉपी ना कर पाए, रेप्लिकेट ना कर पाए, उसके लिए यूज़ होता है। तो वी नो कि दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट अ इक्विवेलेंस एंड द देयरफॉर कैन बी इक्विवेलेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब देखो यहाँ पे चीज़ें फंजिबल, अगर नॉन फंजिबल टोकन है, अगर फंजिबल मतलब अगर कोई सर्च करेगा,
जैसे NFT सर्च करोगे तो ये बोलेगा ये फंजिबल क्या है, कोई भी क्यूरियस आदमी रहेगा वो सर्च करेगा फंजिबल क्या है। तो फंजिबल मतलब ही है कि इंटरचेंजेबल हो सकता है, उसको मतलब जो भी है इसका मतलब प्रत्यारोपण, ठीक है, बेसिकली रिप्लेस कर सकते हो, आइडेंटिटी इंटरचेंज कर सकते हो, तो जैसे उस चीज़ को। और नॉन फंजिबल है कि मतलब उसको तुम इंटरचेंज बेसिकली उसकी अदला बदली एज उसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन तुम्हारा फंजिबल है क्योंकि उसको एज सारे बिटकॉइन का वैल्यू सेम रहता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आज बिटकॉइन का दाम एक बिटकॉइन का 10 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपया है, तो मतलब सभी जिन जिन के पास बिटकॉइन है उनके सबका बिटकॉइन का दाम 10 लाख रुपया होगा, मतलब 10 लाख मान के चलो अगर एक बिटकॉइन का दाम है, तो इतना नहीं होता है, नहीं होता मतलब 1 लाख मान के चलो, या जो भी जैसे एग्जांपल है कि एक बिटकॉइन का दाम अगर मान लो कि अभी 1 लाख है, तो सब जितने लोगों के पास बिटकॉइन है सब यूनिक है, सबका 1 लाख दाम है, तो उसको ऐसा कमर्शियल ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हो। तुम पैसे की जगह बिटकॉइन दे दो, मैं बिटकॉइन ले लूँगा, कितने बिटकॉइन देता है। बट जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं वो एक NFT है, इसकी यूनिकनेस ही है कि एक अपने इकलौता जैसा है ये, तो ये एज अ करेंसी के फॉर्म में मतलब एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में नहीं यूज़ हो सकता है। बाकी ऐसे तो दे दो कि ये मेरा NFT रख लो, हमको एक कार दे दो, वो अलग चीज़ है, बट एज अ वो तो तुम फिर ऐसे तो तुम घर दे के कार ले लो कुछ, बट एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए चीज़ें इनेबल तभी होनी होगी जब वो इंटरचेंजेबल हो, मतलब उसका दाम मतलब जैसे मनी हुआ, बिटकॉइन हुआ, जिसको एज अ मनी यूज़ कर सकते हैं, वो बार्टर सिस्टम नहीं कि चावल दे के आटा ले लिया है, ठीक है, जो एज अ मनी यूज़ कर सकते हैं, तो NFT को एज अ मनी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई, इसीलिए इसका नाम नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। तो ये 3 तो पक्का गलत है। तो अगर तुमको ये भी पता है कि 3 गलत है तो तुम्हारा 1-2 आंसर आ गया, और या तुमको पता है 1-2 सही और 3 गलत है तो भी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर पता है कि 1-2 सही है लेकिन 3 सही है कि गलत है, फिर अगेन कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में। तो यही UPSC है तुम्हारा कि एलिमिनेशन मेथड हमेशा कारगर रहता है। अगेन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 70। रिजर्वायर्स हैं, स्टेट का नाम है। रिजर्वायर बेसिकली पानी, रिजर्वायर वही पानी का लेक टाइप का होता है। उसमें घटप्रभा रिजर्वायर तेलंगाना में है, गांधी सागर रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर रिजर्वायर आंध्र प्रदेश में है, मैथॉन रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में है। हाउ मेनी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन हो जाता है UPSC कि कौन करेक्टली मैच है, इस चक्कर में तुम मतलब कर देते हैं ये सोच के अच्छा कौन करेक्टली मैच है, जबकि वो नॉट, इसलिए UPSC अच्छा करती है, नॉट को हमेशा ब्लॉक में लिखेगी तो तुम्हारा ध्यान चला जाएगा, ठीक है। सो अगेन ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ कोई ये वो वाले पैटर्न में यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा, तुमको एग्जैक्टली सब रिजर्वायर पता है तो तुम कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। देखो रिजर्वायर का बेसिकली लिस्ट हम जब शंकर IAS पढ़ेंगे उसमें वेटलैंड्स पढ़ेंगे तो उसके में एज ए एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके तुम्हारे अपेंडिक्स में भी दे रखा है, उसी तरह से ज्योग्राफी में भी कुछ रिजर्वायर्स के नाम होंगे, तो वहाँ से जिनका मेमोरी शार्प है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन ईजी होंगे, और जिनको याद नहीं होता है और जिनको चीज़ें इसलिए याद नहीं होता है उनके लिए फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो अगेन यही है UPSC, मिक्स तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई याद करने पे हो जाता है, कोई एलिमिनेशन मेथड पे हो जाएगा, कोई तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है, कोई किसी और रिलेटेड न्यूज़ से तुम करके तुम वहाँ का आंसर निकाल सकते हो। सो दैट्स वाई UPSC चेक्स द ओवरऑल तुम्हारा जो इसलिए UPSC की प्रिपरेशन में ओवरऑल खुद को डेवलप करना, हर एंगल से चीज़ें याद करने से भी, चीज़ें अंडरस्टैंड करने से भी, और एज ए क्यूरियस सिटीज़न होके जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है, उनके बारे में क्यूरियसली जानो क्या है क्यों है कुछ खासकर। सो दिस इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर द UPSC। और इतना डरना नहीं है अगर कुछ एक तरह से मान लो किसी को चीज़ें याद ही नहीं होती, उनको लगा रही है मेरा UPSC, नहीं ऐसा नहीं है। 200 में से तुमको 110 कट ऑफ जाएगा तो ठीक है, अभी भी तुमको मतलब बेसिकली 55% ही तुमको लाना है, और UPSC यही देखती है, मतलब तुमको ऐसा वो 100 में 100 नहीं लाना है CBSE बोर्ड की जगह। तुम प्रीलिम्स का भी देखोगे जो मेन फाइनल कट ऑफ जाता है वो अराउंड 55% जाता है, और जो मेंस का भी कट ऑफ जाएगा वो भी 55%, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी अराउंड इतना ही परसेंटेज आता है। सो ओवरऑल
यूपीएससी के प्रिपरेशन में सब चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप नहीं मतलब मत जाओ ऐसा कि अगर दूसरी चीज़ें हर्ट हो रही हैं और तुम्हारी कुछ वीकनेस है और तो कुछ स्ट्रेंथ है तो उस पर कैपिटलाइज करके भी हो जाएगा यूपीएससी। बिकॉज इट्स नॉट कि 100% में 95% आना है कि अगर एक भी वीकनेस है तो भाई तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा। 100 में से 55% लाना है। अगर तुम्हारी कोई वीकनेस है जिसमें से जिससे तुम्हारे नंबर थोड़े ज़्यादा कटेंगे तो तुम अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी रखो जिससे तुम्हारे नंबर कुछ उसमें कुछ ज़्यादा आ जाए, ताकि मोटा मोटी प्रीलिम्स में 55-60% लाओ, मेंस में 55-60% लाओ, कलेक्टर बन के आराम से ज़िंदगी बिताओ। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट अगेन अगर चीज़ें डिस्कस करनी है तो वीडियो लंबा होगा ही। और फिर लेट्स स्टॉप दिस वीडियो नाउ और फिर आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।